हेलो गुड इवनिंग एवरीवन, दिस इज माइक सर हियर। वेलकम टू द ग्रेविटी क्लासेस। और आज जो हम लोग का टॉपिक है डिस्कशन का, वो टॉपिक है मनी एंड क्रेडिट, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। तो मनी एंड क्रेडिट की आज हम लोग बात करने वाले हैं। अभी लास्ट क्लासेस के अंदर जो हम लोग ने बात करी थी वो डेवलपमेंट और सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी को हम लोग ने यहाँ पे पढ़ लिया था। ठीक है, डेवलपमेंट एंड सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी के बाद में जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो मनी एंड क्रेडिट। मनी एंड क्रेडिट, रुपया, पैसा, रोकड़ा, इसकी बात आज हम लोग करने वाले हैं। तो मनी एंड क्रेडिट को हम लोग वन बाई वन, स्लाइड बाई स्लाइड देख लेते हैं क्या मतलब होता है मनी एंड क्रेडिट का, और कौन से ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं जो इस चैप्टर को पढ़ने के बाद में आपके समझ में आने वाले हैं। लाइक आपको बैंक की क्रेडिबिलिटी समझ में आने वाली है, आपको लोन्स के बारे में समझ में आने वाला है, आपको सेल्फ हेल्प ग्रुप्स जो होते हैं उनके बारे में समझ में आने वाला है, सम ऑफ द फॉर्मल सेक्टर्स और सम ऑफ द इनफॉर्मल सेक्टर्स के बारे में भी यहाँ आपको कुछ पता लगने वाला है। तो मनी एंड क्रेडिट को बिना टाइम वेस्ट के इंपॉर्टेंट जो सेक्टर हैं आपके उनकी बात करना शुरू करते हैं। मनी एंड क्रेडिट, मनी एंड क्रेडिट को अगर हम लोग बात करें तो मनी क्या है? मनी इज अ फॉर्म ऑफ एक्सचेंज। एक्सचेंज का किसी भी एक तरीके का जो फॉर्म है वो मनी है, पैसा। अब क्रेडिट किसका हो रहा है? उसी पैसे का हुआ। क्रेडिट का मतलब अगर हम लोग बहुत देसी भाषा में बोलें तो इसका मतलब क्या होता है? लोन होता है। लोन प्रोवाइड करना या लोन लेना है, उसी को क्रेडिट कहते हैं। ठीक है, तो इससे पहले क्या होता था? क्या ऐसे ही लोन मिला करता था? क्या ऐसे ही मनी का ट्रांसफर क्या सिर्फ पैसे या करेंसी के फॉर्म में हुआ करता था? नहीं, पहले जो ट्रांसफर ऑफ मनी हुआ करता था वो बार्टर सिस्टम के बेस पे हुआ करता था। ये है बार्टर सिस्टम। बार्टर सिस्टम में क्या होता था? बार्टर सिस्टम में गुड्स के बदले में गुड्स को एक्सचेंज किया जाता था, है ना। तो गुड्स के बदले में जब एक्सचेंज ऑफ गुड्स होता है तो वो कहता है बार्टर सिस्टम। मतलब इसका ये है कि आपके पास में अगर 2 किलो अनाज है, 2 किलो अनाज के बदले में 2 किलो अनाज में हम लोग वीट मान लेते हैं। हमारे पास में 2 किलो वीट है, लेकिन हमको नीड किसकी है? हम लोग को नीड है शुगर की। हमको नीड, एग्जाम्पल मान लिया हमको शुगर की नीड है। अगर हमको शुगर चाहिए होगा तो हम क्या जाएंगे? शॉप के ऊपर जाएंगे, अपना 2 kg वीट उसको दे देंगे और उसके बदले में वो हमको 1 kg और 2 kg जो भी होगी उसकी अमाउंट, उस अमाउंट के बेसिस पे हमको शुगर दे देगा। तो देखा आपने यहाँ पे गुड्स के बदले में जब गुड्स को एक्सचेंज करते हैं तो वही सिस्टम क्या कहलाता है? बार्टर सिस्टम कहलाता है। जैसा कि आप लोग यहाँ इमेजेस के अंदर भी देख सकते हो, जब हम लोग किसी भी गुड्स के बदले में दूसरी गुड्स को एक्सचेंज करते हैं तो वही सिस्टम हमारा बार्टर सिस्टम कहलाता है। ठीक है, तो मनी को इन्वॉल्व होने से पहले भी क्या होता था? बार्टर सिस्टम चला करता था। एक्सचेंज तो तब भी हुआ करता था, लेकिन हमारे पास में कोई करेंसी वाला सिस्टम नहीं था। क्या हुआ? इसकी प्रॉब्लम आने लगी। बार्टर सिस्टम में एक प्रॉब्लम आने लगी। बार्टर सिस्टम में प्रॉब्लम यह आने लगी, डबल कोइंसिडेंस ऑफ बॉन्ड्स की एक प्रॉब्लम आने लगी। किसकी प्रॉब्लम आने लगी? डबल कोइंसिडेंस ऑफ बॉन्ड्स। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि मेरे पास 2 किलो गेहूं है, मुझे आपसे चीनी चाहिए था, शक्कर चाहिए था, शुगर चाहिए था। ठीक है, तो 2 किलो वीट के बदले में मैं आपसे शुगर चाहता, लेकिन मुझे सामने वाले से शुगर मिल ही नहीं रहा है। वो वीट के बदले में मुझे या तो फिर धान देने की कोशिश कर रहा है, या चावल देने की कोशिश कर रहा है, या XYZ और चीज़ें देने की कोशिश कर रहा है, लेकिन मुझे जिस चीज़ की नीड है वो चीज़ मेरे को नहीं मिल रही है। ठीक, तो डबल कोइंसिडेंस बॉन्ड्स की वजह से ये प्रॉब्लम कहीं ना कहीं आना शुरू हो गई लोगों के में, कि मेरे पास में जो है वो सामने वाले के पास में भी है, मुझे जिस चीज़ की नीड है सामने वाले के पास में वो चीज़ नहीं मिल रही है। तो इसके बदले में क्या किया गया? इसके बदले में एक चीज़ का इवॉल्व किया गया। इवोल्यूशन जो है, प्रॉब्लम्स का जब आती हैं सामने तो प्रॉब्लम्स के बाद में इवोल्यूशन जन्म लेते हैं, नई नई चीज़ें जन्म लेती हैं। तो इवोल्यूशन जो था आपका, इसी के बेसिस पे इवोल्यूशन होना शुरू हो गया। अब इवोल्यूशन कैसे हुआ? इवोल्यूशन जब ये डबल कोइंसिडेंस ऑफ बॉन्ड्स की प्रॉब्लम आने लगी तो क्या हुआ? जैसे कि हम लोग देखिए यहाँ पे बात कर सकते हैं। पहला प्रॉब्लम इसके अंदर लैक ऑफ डबल कोइंसिडेंस ऑफ बॉन्ड्स। ठीक, डबल कोइंसिडेंस ऑफ बॉन्ड्स, वही जो गुड्स को एक्सचेंज करना है, सामने वाले से भी हमको वही गुड्स मिल जाए, हमको हमारे अकॉर्डिंग गुड्स को ना मिल पाए, तब वो डबल कोइंसिडेंस ऑफ बॉन्ड्स होता है। ठीक है, स्टोरिंग वैल्यू, स्टोरिंग वैल्यू की भी डिफिकल्टी थी। स्टोरिंग वैल्यू मतलब वैल्यू डिसाइड नहीं कर पाते थे कि कितनी वैल्यू की हो। ठीक है, कि अगर 2 किलो वीट है तो क्या 1 किलो शुगर पे उसकी वैल्यू ठीक बैठती है, बराबर बैठती है? क्या उसकी कॉस्ट वही है जो 2 किलो वीट की है? तो ये चीज़ कहीं ना कहीं डिसाइड नहीं हो पाती थी। ठीक है, डिफर्ड पेमेंट्स आर डिफिकल्ट। डिफर्ड पेमेंट्स का मतलब लगभग वही हो गया कि वही बात है, जैसे हम लोग स्टोरिंग वैल्यू उसकी नहीं कैलकुलेट कर पाते थे, वैसे उसके प्राइस भी हम लोग कैलकुलेट नहीं कर पाते थे। तो डिफरिंग पेमेंट भी यहाँ पे कहीं ना कहीं डिफिकल्ट था। सम गुड्स आर इंडिविजुअल, कुछ गुड्स ऐसी थी जो इंडिविजुअल थी, हमको मिलती नहीं थी, हम ढूंढते थे, बहुत ज़्यादा कोशिश करते थे, लेकिन वो नहीं मिला करती थी। तो ये कुछ ना कुछ बार्टर सिस्टम की लिमिटेशंस थे। अब इस बार्टर सिस्टम की लिमिटेशन के बाद में क्या हुआ? हमने बताया आपको कि बार्टर सिस्टम जब एंड होगा तो कुछ ना कुछ ऐसी नई चीज़ का जन्म होगा, नई चीज़ का इवोल्यूशन होगा। वो नई चीज़ क्या थी? वही नई चीज़ थी मनी।
ठीक है। मनी इज द मीडियम ऑफ एक्सचेंज। मनी क्या है? कुछ नहीं है, सिर्फ एक मीडियम ऑफ एक्सचेंज है कि मेरे पास में 100 रुपये है, फिर उससे मैं चाहे वीट लूँ, चाहे शुगर लूँ, चाहे मैं XYZ तमाम तरीके की चीज़ें ले सकता हूँ। मुझे कोई भी उसमें रोकेगा टोकेगा नहीं जब तक गवर्नमेंट की उसके ऊपर स्टाम्प लगी हुई है। गवर्नमेंट ने अगर ऑथोराइज कर दिया ये करेंसी आपके यूज़ की है और ये करेंसी चल सकती है, तो वो करेंसी मेरे लिए चलेगी। ठीक है, तो वो करेंसी चलेगी, उस करेंसी के बदले XYZ में कुछ भी ले सकता हूँ। तो एक इजी मीडियम ऑफ एक्सचेंज हमको मिल गया जिसके बदले में हमको किसी भी चीज़ को लिया जा सकता था। ठीक है, ये क्या है? एनीथिंग विच इज़ यूज एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज, स्टोर ऑफ वैल्यू एंड स्टैंडर्ड ऑफ डिफर्ड पेमेंट। ठीक, अभी सभी यही सब तो प्रॉब्लम आ रही थी, यही सब तो प्रॉब्लम थी। एक तो मीडियम ऑफ एक्सचेंज की प्रॉब्लम आ रही थी, कहीं ना कहीं मीडियम ऑफ एक्सचेंज की भी प्रॉब्लम आ रही थी, इसलिए हम लोग ने इसकी बात करी। ठीक, मीडियम ऑफ एक्सचेंज के साथ साथ में स्टोर ऑफ वैल्यू, स्टोर ऑफ वैल्यू की भी तो प्रॉब्लम आ रही थी, स्टोर ऑफ वैल्यू की भी हमने यहाँ पे बात करी। वैल्यू का स्टोर करना जो लिमिटेशन थी इसकी है। स्टैंडर्ड ऑफ डिफर्ड पेमेंट, स्टैंडर्ड ऑफ डिफर्ड पेमेंट की प्रॉब्लम यही थी कि पेमेंट डिसाइड नहीं हो पा रहा था कि भाई क्या पेमेंट होना चाहिए, 2 किलो वीट की 1 किलो शुगर का क्या पेमेंट है, दोनों का आपस में होना क्या चाहिए एग्जैक्टली, है ना। तो इसको लेके ही जो प्रॉब्लम थी उन्हीं के सॉल्यूशंस आ गए, किसके फॉर्म में? मनी के फॉर्म में। इसलिए हमने बोला मनी क्या है? मनी इज नथिंग जस्ट अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज। ठीक, फंक्शन ऑफ मनी, फंक्शन ऑफ मनी में मीडियम ऑफ एक्सचेंज की अगर हम लोग बात करें, जैसा कि मैंने आपको बताया, मनी देके आप कुछ भी खरीद सकते हो। ठीक है, कुछ भी खरीदने का मतलब आप अपने नीड की कोई भी चीज़ों को मनी के बदले में खरीद सकते हो। चाहे आप उसके बदले में कोई गुड्स खरीदो, चाहे आप उसके बदले में कोई भी सर्विसेज खरीदो, आप रेस्टोरेंट, होटल या तमाम तरीके के ऐसे कहीं घूमने विजिट के लिए कहीं पे भी अगर ट्रैवल करते हो, टूरिज्म करते हो, तो हर चीज़ के लिए मनी जो होती है आपकी सफिशिएंट अमाउंट होती है, उसके बदले में आप जो चाहें वो ओन कर सकते हो। ठीक है, तो मीडियम ऑफ एक्सचेंज है ये कि अगर आप पैसा दोगे तो उसके बदले में आपको कोई ना कोई सर्विस मिलेगी ज़रूर। स्टोर ऑफ वैल्यू, स्टोर ऑफ वैल्यू भी है मनी। ठीक है, स्टोर ऑफ वैल्यू का मतलब अगर हम लोग और निकालें तो इसका मतलब ये होता है कि आप अपनी सेविंग्स कर सकते हो। ठीक है, क्या कर सकते हो? स्टोर ऑफ वैल्यू, स्टोर ऑफ वैल्यू का मतलब आप मनी से अपनी सेविंग्स कर सकते हो। ये जैसा कि आपको एग्जांपल दिख रहा है, इसमें आप क्या करोगे? सेव करके रख लो अपनी मनी को, और आगे जब भी इन फ्यूचर कभी भी ज़रूरत पड़े उस मनी को आप कहीं भी यूज़ कर सकते हो। जैसे बैंक में लोग जमा करके रखते हैं, आपके जो भी जितनी पॉलिसीज़ वगैरह लोग कराते हैं उसमें जमा करके रखते हैं, 20-20, 10-10 साल की पॉलिसीज़ करा लेते हैं। उसके बाद इन फ्यूचर कभी अगर नीड पड़ती है तो हम उसको निकाल सकते हैं। लेकिन क्या ऐसा बार्टर सिस्टम में हो पाता? बार्टर सिस्टम में तो अगर आपने 6, 7, 8 महीने, 10 महीने, 1 साल जो भी अगर अनाज रख लिया तो अनाज क्या धीरे धीरे ख़राब होना शुरू हो जाता है। हम उसको ज़्यादा अमाउंट तक या ज़्यादा समय तक हम उसको नहीं रख सकते हैं। ठीक है, लेकिन मनी के साथ में ऐसा प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, कि मनी कभी ख़राब नहीं होगा, आपका हमेशा सेव रहेगा। तो स्टोर ऑफ वैल्यू इसकी अच्छी। मनी इज अ स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट, मनी इज अ स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट। डेफर्ड पेमेंट का मतलब क्या हो गया कि जो मनी है, ठीक, मनी को आप कॉन्ट्रैक्ट के साथ में किसी भी बंदे के साथ में कॉन्ट्रैक्ट करो कि भाई तुम मुझे इतना इतना पैसा दे दो आज के समय में, मैं तुम्हें आने वाले समय में उतना पैसा वापस कर दूंगा। ठीक है, या विद इंटरेस्ट वापस कर दूंगा। कि इससे क्या हो रहा है? अभी हम लोग ने एक एग्जाम्पल की बात की थी कि 2 किलो अगर हम लोग वीट ले रहे हैं तो उसके बदले 1 किलो हमको शुगर मिल जाता था। ठीक है, तो उसका मतलब अगर हम लोग यहाँ से रिलेट करें तो यही हो रहा है कि अगर हमने अभी आपको 2 किलो दे दिया वीट, आप हमको जब नीड हो 1 किलो शुगर दे देना। हम ऐसी डील कर लेते थे कहीं ना कहीं। लेकिन अब ये डील किसके फॉर्म में होने लगी है? अब ये डील होने लगी है आपकी बार्टर सिस्टम के फॉर्म से हटके मनी के फॉर्म में। ठीक है, तो जब मनी के फॉर्म में ये सारी की सारी डील होना शुरू हो जाए तो वो क्या होता है? डिफर्ड सिस्टम या स्टैंडर्ड ऑफ डिफर्ड पेमेंट कहलाता है आपका। ठीक, ओल्ड फॉर्म्स ऑफ मनी को अगर हम लोग देखें तो ओल्ड फॉर्म्स ऑफ मनी को हम लोग यहाँ एग्जाम्पल देख सकते हैं कि ऐसे कॉइन्स चला करते थे। बार्टर सिस्टम के बाद में अगर कोई आया तो ये ओल्ड फॉर्म्स ऑफ मनी आई। ठीक है, ओल्ड फॉर्म्स ऑफ मनी पहला तो यही है बार्टर सिस्टम। ठीक, बार्टर सिस्टम हम इसको कह सकते हैं गुड्स के बदले में जब हम लोग गुड्स को एक्सचेंज करते हैं। उसके बाद में ये करेंसी आई। पहले करेंसी में सिक्का चला करता था, सिक्के में क्या होता था? बीच में होल होता था ऐसे करके। ठीक है, तो इस तरीके के कुछ सिक्के चला करते थे। उसके बाद में ऐसे भी कॉइन्स आए, हमने ऐसे कॉइन्स पे भी देखे, और फिर बाद में धीरे धीरे करके ये भी कॉइन्स हमको देखने को मिले। ठीक है, तो हम लोग ने एंशियंट हिस्ट्री से गुप्ता, मौर्य साम्राज्य, इंडस वैली सिविलाइजेशन या उस समय के लेके आज तक के कहीं ना कहीं इवोल्यूशन ऑफ मनी लगातार देखा है। तो
तो वो इवोल्यूशन ऑफ मनी इस तरीके से होता चला गया। तो ये ओल्ड फॉर्म्स ऑफ मनी थी जिससे हम लोग कहीं ना कहीं एक्सचेंज ऑफ गुड्स किया करते थे। मॉडर्न फॉर्म ऑफ मनी ये है, जो रोकड़ा सारा का सारा आपको दिख रहा है यहाँ पे सारा सारा, ये मॉडर्न फॉर्म ऑफ मनी है, इसी से हम लोग आज के समय में एक्सचेंज करते हैं। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, अब जब मनी और पैसे की बात आए और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की बात ना आए, ऐसा कैसे पॉसिबल हो सकता है? ठीक है, क्योंकि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है सारे के सारे भारत के अंदर जितने भी बैंक्स हैं उनका हेड होता है। ठीक है, हेड का मतलब यह है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया क्या करता है, वो पॉलिसीज़ को बनाता है जिन पॉलिसीज़ के ऊपर पूरे के पूरे किसी एक कंट्री के नेशन के बैंक्स काम करते हैं, वर्क करते हैं। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक सेंट्रल बैंक है जो इंडिया के अंदर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का फंक्शन कंट्रोलिंग ऑफ बैंक या बैंक की जो भी फंक्शनिंग है उसको डिसाइड करना होता है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए, डिफ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए या मार्केट में पैसे को इंजेक्ट करने के लिए या पैसे को सक करने के लिए तमाम नॉर्म्स और पॉलिसीज को बनाता रहता है। ठीक है, तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जितने भी पैसा अमाउंट सबमिट करते हैं बैंक्स अपने पास में, उनका सारा का सारा जिम्मेदारी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया लेता है कि अगर ये आपने बैंक पे पैसा जमा किया है तो इसकी जिम्मेदारी जो भी होती है वो बैंक के ऊपर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ही डालता है कि जो पैसा आपने लिया है वो पैसा आपको रिटर्न करना पड़ेगा। तो सुप्रीम ऑफ द बैंक है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया किसके लिए काम करता है, किसी भी करेंसी के आपके कंट्रोल के लिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यहाँ पे काम करता है। ठीक है,
तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का काम क्या होता है, हम लोग ने एक बहुत डिटेल में इसकी बात करने की कोशिश करी है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का काम यही होता है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कंट्रोलिंग ऑफ ऑल अदर बैंक्स इन द कंट्री, उसके लिए कहीं ना कहीं काम करता है। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया मार्केट के अंदर जो भी आपकी करेंसीज होती है वो सारा की सारी करेंसीज को कहीं ना कहीं बैंक के पास में सबमिट करने का अधिकार या राइट आपको प्रोवाइड करता है। ठीक है, एक तो आरबीआई है, पूरा का पूरा एक्सचेंज ऑफ मनी की कहीं ना कहीं जिम्मेदारी ले रहा है आपकी, मनी का एक्सचेंज ऑफ मनी के फॉर्म में या कहीं ना कहीं सर्विसेज के फॉर्म में जो आप मनी को देते हो, उस सारी की सारी जिम्मेदारी, जो मनी की जिम्मेदारी वो आरबीआई ने ले ली। ठीक है, अब दूसरा एक मेथड आपके पास में डिमांड डिपॉजिट, एक अनदर फॉर्म ऑफ मनी है। ये भी क्या है, डीडीज वगैरह जो हमारे होते हैं, कुछ बैंक या कहीं ना कहीं कुछ हमको इस तरीके के डीडीज मिल जाते हैं, डिमांड डिपॉजिट्स मिल जाते हैं। डिमांड डिपॉजिट्स क्या होते हैं, डिमांड डिपॉजिट वो होते हैं कि जब आप कहीं पे डिपॉजिट करो, पैसा अपना जमा करना चाहते हो, अपना पैसा जमा कर दो, आगे जब आपको कभी नीड पड़े तो आपकी नीड पे कहीं ना कहीं पैसा आपको वापस मिल जाए, तो वो क्या होते हैं, डिमांड डिपॉजिट्स होते हैं। ठीक है, जैसे चेक्स वगैरह की अगर हम लोग बात करें तो वो डिमांड डिपॉजिट्स के एग्जाम्पल होते हैं। बैंक की लोन एक्टिविटीज़ की बात अगर हम लोग करें, बैंक की लोन एक्टिविटीज़ क्या होती हैं, अब जो पैसा है आपके पास में, जो रुपया है आपके पास में, उस रुपये को आप अगर आपके पास में कहीं ना कहीं जो पैसा है वो आप जाके बैंक में जमा करते हो, मैंने क्या बोला था, बैंक में जमा करते हो, सेविंग कर सकते हो, स्टोर वैल्यू की कहीं ना कहीं क्वालिटी है मनी के पास में, तो आप पैसे को सेव कर सकते हो। तो जब आप पैसे को सेव करते हो तो वो पैसा बैंक में जमा होता है। बैंक उन पैसों को क्या करती है, बैंक क्या करेगी उन सारे पैसों का, बहुत सारा पैसा ऐसे तो कलेक्ट होता चला जाएगा। बैंक का पैसा जो बैंक जमा करते हैं अपने पास में, उस पैसे को बैंक क्या करते हैं, लोन प्रोवाइड करा देते हैं। कि आपने आके अगर 1 लाख रुपया अपने बैंक में जमा करा, कोई अदर पार्टी आएगी, उसको 1 लाख रुपए का अगर लोन भी चाहिए होगा तो वो क्या करेंगे, बैंक वो उसको लोन प्रोवाइड कर देते हैं। ठीक है, तो जो पैसा आपका जाता है वो पैसा किसके फॉर्म में, दूसरी पार्टी को कहीं ना कहीं लोन के फॉर्म में ट्रांसफर हो जाता है। ठीक है, तो ये जो लोन होता है, बैंक की जो लोन एक्टिविटीज़ होती हैं, वो लोन एक्टिविटीज़ कहीं ना कहीं मेजर ऑफ द 3 टाइप्स की होती हैं। एक पर्सनल लोन होता है, एक बिजनेस लोन होता है, एक आपका मॉर्टगेज लोन होता है। ठीक है, पर्सनल लोन्स क्या होते हैं, पर्सनल लोन वो लोन होते हैं आपके कि आपने मान लिया कहीं ना कहीं आपको क्या करना था, एक हाउस चाहिए था। ठीक है, आपको हाउस खरीदना था, घर खरीदना था कोई, अब आपको घर खरीदने के लिए या घर बनाने के लिए पैसे की ज़रूरत है, लेकिन अभी आपके पास में पैसा नहीं है। आप जाएंगे बैंक के पास में और कहेंगे मुझे पर्सनल लोन दे दीजिए थोड़ा, जिससे मैं अपना मकान बना पाऊँ, मुझे पर्सनल लोन दे दीजिए जिससे मैं कार खरीद पाऊँ, मुझे पर्सनल लोन दे दीजिए जिससे मैं कहीं ना कहीं अपनी प्रॉपर्टी को ओन कर सकूँ, प्रॉपर्टी को खरीद पाऊँ। ठीक है, तो ये सब क्या होते हैं, पर्सनल लोन होते हैं। तो ये पर्सनल लोन के ऊपर कहीं ना कहीं इंटरेस्ट भी बहुत ज़्यादा हाई होता है, तो पर्सनल लोन लेने से लोग कहीं ना कहीं थोड़ा सा बचते हैं, तो किसकी तरफ जाते हैं, थोड़ा बिजनेस लोन की तरफ भी जाते हैं। ठीक है, बिजनेस लोन ये होता है कि गवर्नमेंट क्या करती है कि गवर्नमेंट ने कई सारे बैंक्स को बोल के रखा है कि बिजनेस के लिए लोगों को आप लोन प्रोवाइड करिए और उसके ऊपर कम इंटरेस्ट लिया करिए। तो बिजनेस लोन ऐसा होता है कि क्या कर रहे हैं आप, अपना कहीं पे कोई भी एक स्मॉल कोई भी एक वर्क डालना चाह रहे हैं। ठीक है, कोई एक शोरूम डालना चाह रहे हैं, शूज़ का शोरूम डालना चाह रहे हैं, या आप जो है कोई एक कोचिंग इंस्टीट्यूट खोलना चाह रहे हैं, या आप क्या करना चाह रहे हैं, किसी एक डिपार्टमेंट के लिए, किसी एक कम्युनिटी के लिए, उसकी अपलिफ्टमेंट के लिए आप क्या करना चाहते हैं, लोगों को एक ऐसा प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करना चाहते हैं जिससे लोग एजुकेशन ले सकें। ठीक है, तो आप किसी ना किसी फॉर्म में अपना बिजनेस को जब बिल्ड करते हैं तो उसके लिए भी बैंक जो होते हैं आपको लोन प्रोवाइड करते हैं, तो वो होते हैं बिजनेस लोन। ठीक है, तीसरे टाइप का है मॉर्टगेज लोन। मॉर्टगेज लोन ये होता है कि जो भी आपकी पर्सनल बिलोंगिंग्स हैं, उन पर्सनल बिलोंगिंग्स के बदले आपको जो लोन दिया जाए। ठीक, गवर्नमेंट कैसे लोन दे देगी आपको, कुछ ना कुछ तो सिक्योरिटी आपके लेगी जब आप लोन देने जाओगे। ठीक है, पर्सनल लोन हो चाहे बिजनेस लोन हो, कोई सा भी लोन हो, इसमें क्या करती है गवर्नमेंट, कोई ना कोई सिक्योरिटी आपसे लेती है कि आप भैया मुझे ये सिक्योरिटी दे दो, इसके बदले मैं आपको लोन दूँ, वरना आप क्या पता लोन लेके भाग जाओ, पैसा लेके भाग जाओ। नीरव मोदी, विजय माल्या सब देख लिया हम लोग ने एग्जाम्पल, बहुत सारे एग्जाम्पल हैं हमारे पास में। तो इन्होंने यही कहा कि आप क्या पता पैसे लेके भाग जाओ, तो इससे अच्छा है हमको एक सिक्योरिटी दे दो। ठीक, तो पर्सनल लोन, बिजनेस लोन में तो लोग अपनी पर्सनल सिक्योरिटीज जो भी देते हैं, लेकिन मॉर्टगेज लोन अलग कैसे है, मॉर्टगेज लोन अलग ऐसे है कि इसके अंदर हम लोग एग्जाम्पल लेते हैं मार्कशीट या आपके डॉक्यूमेंट्स का, मार्कशीट या डॉक्यूमेंट, जो भी आप डॉक्यूमेंट्स हाई स्कूल पास करते हो, इंटर पास करते हो, ग्रेजुएशन डिग्री वगैरह हमको जो मिलती है, ये सारे की सारी जो भी डिग्री होती है, जब आप बैंक के पास में जाके सबमिट कर दो, आपके पास में कुछ है नहीं देने के लिए। ठीक है, आपके पास में सिर्फ क्या अपने डॉक्यूमेंट्स हैं।
ठीक है, डिग्री है आपके पास में, तो वो डिग्री या डॉक्यूमेंट्स जब आप देते हो तो आपको क्या मिलता है, एजुकेशन लोन मिल जाता है। तो एजुकेशन लोन ही क्या कहलाता है, मॉर्टगेज लोन कहलाता है। मॉर्टगेज लोन आप अपनी एजुकेशन के बदले में, एजुकेशन डिग्री के बदले में, या जो भी डिग्रीज हैं आपकी उसके बदले में जब लोन लेते हो तो वो मॉर्टगेज लोन कहलाता है। मॉर्टगेज लोन कभी कभी लोग कार लोन के लिए, फाइनेंस वगैरह के लिए भी लेते हैं, तो उसका वो तरीका थोड़ा अलग होता है। लेकिन मॉर्टगेज लोन बेसिकली क्या होता है, जब आप अपनी डॉक्यूमेंट्स के बेसिस पे लोन लेते हो तो वो मॉर्टगेज लोन कहलाता है। ठीक है, तो लोन भी लिया जा सकता है बैंक से अगर आपके पास में रुपए नहीं है, पैसे नहीं। ठीक है, कैश रिजर्व, कैश रिजर्व क्या है, कैश रिजर्व वही है जब आप पैसा अपना सिक्योर करके रखते हो, कहीं ना कहीं पैसों को रिजर्व करके रखते हो, अपनी करेंसी को रिजर्व करके रखते हो। तो जब आप अपनी करेंसी को रिजर्व करके रखोगे वो कैश रिजर्व का एक फॉर्म होता है, कैश रिजर्व कहलाता है। ठीक है, कैश रिजर्व से आगे अगर बढ़ेंगे तो हम लोग ये टर्म को देखेंगे, क्रेडिट। क्रेडिट का मतलब मैंने क्या बताया था, देसी भाषा में समझें तो लोन से मतलब होता है। ठीक है, और क्रेडिट या लोन का मतलब क्या होता है, एक एग्रीमेंट होता है जिसमें क्या होता है, वो जो लेंडर होता है, लेंडर का मतलब क्या होता है, वो लेंडर जो लोन प्रोवाइड करता है। ठीक है, लेंडर जो लोन दे, बैंक हमको लोन देते हैं तो लेंडर कौन हो जाएंगे, बैंक हो जाएंगे। ठीक है, बैंक जो है लेंडर कहलाता है, जब लेंडर किसी को लोन दे, ठीक है, तो वो लोन क्या कहलाता है, वो लोन क्या कहलाता है, बोरोवर के पास में जाता है। लेंडर जब किसी को मनी देता है तो वो किसके पास में जाएगा, बोरोवर के पास में। बोरोवर कौन है, बोरोवर होते हैं कस्टमर्स। ठीक है, कस्टमर्स होते हैं बोरोवर। तो कस्टमर के पास में वो जाता है, किसके फॉर्म में जाएगा, मनी के फॉर्म में जाएगा, गुड्स या सर्विसेज के फॉर्म में। जब वो गारंटी उनको दी जाती है, एक प्रॉमिस दी जाती है कि फ्यूचर में पेमेंट आपको वापस कर दिया जाएगा। मतलब क्रेडिट का मतलब ये है कि अगर आपको पैसे की ज़रूरत है तो आप बैंक के पास में जाओगे, बैंक आपको पैसे दे देगा, लेकिन आपसे एक गारंटी लेगा कि भाई हमें एक गारंटी दो, या हमें एक रिटन एविडेंसेस दो, या कुछ भी दो हमें ऐसा, जैसे मार्कशीट वगैरह के पीछे हम लोग ने बात करी थी, कुछ भी ऐसी चीज़ हमको दो जिससे कहीं ना कहीं आप ये गारंटी दे सको कि आप मुझे फ्यूचर में पेमेंट कर सकते हो। तो क्रेडिट वही कहलाता है जब हम लोग बैंक से लोन लें और उसके बदले में क्या करें, एक गारंटी दें, एक सिक्योरिटी दें कहीं ना कहीं कि हम फ्यूचर में उस पेमेंट को कर देंगे, तो वही क्या कहलाता है, क्रेडिट कहलाता है। टर्म्स ऑफ क्रेडिट भी होते हैं। टर्म्स ऑफ क्रेडिट की अगर हम लोग बात करें तो होता है कोलेटरल सिक्योरिटी। क्या क्या चीज़ें बैंक को आप दे सकते हो जिसके बदले में बैंक आपको रुपया देगा, क्या क्या चीज़ें आप बैंक को दे दोगे जिसके बदले में बैंक आपको लोन दे दे, ठीक है, पैसा दे दे। पहला तो क्या है इसमें, पहला है कोलेटरल सिक्योरिटी। कोलेटरल सिक्योरिटी के अंदर यही आ जाएगा कि जैसे भी आपके पास में कोई डॉक्यूमेंट्स है, जैसे अभी हम लोग कुछ बात कर ले कि हमने क्या करा, एक जो है डॉक्यूमेंट्स की अगर मैं बात करें तो डॉक्यूमेंट में हमने एक ड्राफ्ट बना के दे दिया इनको, ठीक है, एक डिपॉजिट का ड्राफ्ट बना के दे दिया हमने कि हम जो है इस डिपॉजिट के बदले में लोन लेना चाहते हैं। अगर उसकी ऑथेंटिसिटी अच्छी है तो उसके बदले में गवर्नमेंट आपको लोन दे देगी। कोलेटरल सिक्योरिटी में आपका गोल्ड भी आ सकता है कि आप गोल्ड के बदले में लोन ले लो, ठीक है, डायमंड के बदले में लोन ले लो, ये तमाम तरीके की जो भी ज्वेलरीज वगैरह आपकी होती हैं उन ज्वेलरीज के बदले में भी आप यहाँ पे लोन ले सकते हो, ठीक है। तो कोलेटरल सिक्योरिटी किसके फॉर्म में होती है, गोल्ड, ज्वेलरी या जो भी आपकी कुछ ऐसी इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं उनके फॉर्म में कहीं ना कहीं ये होती है। टर्म्स ऑफ क्रेडिट कोलेटरल सिक्योरिटी के फॉर्म में भी आप इसको ले सकते हो। गवर्नमेंट भी कोलेटरल सिक्योरिटी वगैरह अपनी इशू करती है और कोलेटरल सिक्योरिटी के बदले में लोगों को लोन प्रोवाइड करती है, ठीक है। डॉक्यूमेंटेशन रिक्वायर्ड, डॉक्यूमेंटेशन रिक्वायर्ड की तो बात हम लोग ने कर ली कि डॉक्यूमेंटेशन भी रिक्वायर होता है। जब आपको बैंक से लोन लेना है तो आपको अपना पूरा वेरिफिकेशन कराना पड़ेगा, पूरा डॉक्यूमेंटेशन कराना पड़ेगा। विदाउट डॉक्यूमेंटेशन क्या होगा, आपको लोन प्रोवाइड नहीं किया जाएगा। तो डॉक्यूमेंटेशन तो चाहिए ही चाहिए। टर्म ऑफ लोन, टर्म का मतलब हो गया टाइम पीरियड। एक टाइम पीरियड भी डिसाइड किया जाता है कि आपको 2 साल के लिए चाहिए, 5 साल के लिए चाहिए, 10 साल के लिए चाहिए। तो एक टर्म ऑफ लोन भी होता है कि इतने टाइम पीरियड के लिए आपको लोन चाहिए, ठीक है। मोड ऑफ रीपेमेंट की बात करें अगर कि हमने लोन लिया है 10 लाख रुपए, तो क्या 10 लाख रुपए हम कैश में वापस करेंगे या किसी ना किसी कोलेटरल सिक्योरिटी के फॉर्म में वापस करेंगे, ठीक है। तो वो टर्म ऑफ रीपेमेंट की भी बात करते हैं या मोड ऑफ रीपेमेंट की भी बात हम लोग यहाँ पे करते हैं। रेट ऑफ इंटरेस्ट, हाँ, रेट ऑफ इंटरेस्ट कंपलसरी चीज़ है कि अगर आपने 10 लाख रुपीज़ का लोन लिया है तो 10 लाख रुपीज़ में बैंक डिसाइड करेंगे वो कितना इंटरेस्ट आपसे लेते हैं। 10% इंटरेस्ट भी ले सकते हैं वो सालाना, पर ईयर की बात अगर हम लोग करें, ठीक है। कुछ बैंक होते हैं जो गवर्नमेंट बैंक्स वगैरह होते हैं वो 6 से 7% भी लेते हैं, ठीक है। प्राइवेट बैंक्स जो होते हैं 10 से लेके 15% तक का इंटरेस्ट
जो है लोगों से लेते हैं। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट भी एक टर्म ऑफ क्रेडिट का फॉर्म होता है। तो टर्म्स ऑफ क्रेडिट की अगर हम लोग बात करें तो क्या क्या आ गया, टर्म्स ऑफ क्रेडिट के अंदर कोलेटरल सिक्योरिटी आ गई, डॉक्यूमेंटेशन रिक्वायर्ड हो गया, टर्म ऑफ द लोन हो गया, मोड ऑफ रीपेमेंट हो गया, रेट ऑफ इंटरेस्ट हो गया। ये आपको याद रखने की ज़रूरत है क्योंकि टर्म्स ऑफ क्रेडिट में क्या क्या है ये क्वेश्चन सीधा का सीधा आपसे एग्जाम्पल में पूछ लेता है या लिखने को आ जाता है। ठीक है, डिटेल में बात हम लोग ने कर ली, टर्म्स ऑफ क्रेडिट में क्या क्या चीज़ें हम लोग डिस्कस करते हैं। आगे बढ़ते हैं। इंपॉर्टेंस ऑफ क्रेडिट फॉर फार्मर्स इन रूरल एरिया। फार्मर्स के लिए क्रेडिट का क्या जो है योगदान, किस तरीके से हम फार्मर्स को दे सकते हैं लोन के फॉर्म में या क्रेडिट के फॉर्म में, तो वो इम्पोर्टेंस की बात यहाँ पे की जा रही है। क्योंकि बेसिकली फार्मर्स जो होते हैं वो कहाँ देखने को मिलते हैं, ज़्यादा फार्मर्स आपके रूरल एरियाज़ के अंदर देखने को मिलते हैं। तो फार्मर्स के लिए इस क्रेडिट की, इस लोन की अहमियत क्या है उसकी बात हम लोग कर लेते हैं, क्योंकि फार्मर्स को भी टाइम टू टाइम लोन प्रोवाइड किया जाता है। फार्मर्स को क्या चाहिए होती है, अपनी जो भी फसल है उसको उगाने के लिए सीड्स चाहिए होते हैं, फर्टिलाइजर्स चाहिए होते हैं, ठीक है, या पेस्टिसाइड्स चाहिए होते हैं, इलेक्ट्रिसिटी इक्विपमेंट से तमाम तरीके की चीज़ें उनको अपनी फसल को उगाने के लिए, उपजाने के लिए कहीं ना कहीं चाहिए होती हैं। तभी तो एक पूरी की पूरी फसल या क्रॉप तैयार होकर हम तक पहुंचती है। ठीक है, तो उसको ये नीड होती है। इस नीड के लिए क्या होता है, उसको पैसे की ज़रूरत होती है, रुपए की ज़रूरत होती है। तो वो रुपया पैसा कहाँ से आ सकता है, उसका एक फॉर्म क्रेडिट होता है या लोन होता है। गवर्नमेंट बैंक को कहीं ना कहीं परमिशन देती है कि बैंक जो है ऐसे फार्मर्स को जिनको नीड है वो कहीं ना कहीं उनको लोन प्रोवाइड करें। तो फार्मर्स को इसके लिए कहीं नीड की तो इसके लिए नीड चाहिए, नीड होती है, तो वो नीड के बेसिस पे ही यहाँ से क्रेडिट या लोन को ले सकते हैं। ठीक है, यहाँ क्या होता है कि जो आपका इंपॉर्टेंस इनके लिए ये भी होती है कि जब हम लोग क्या करते हैं, पैसा तो इनको मिल सकता था, ये वेट करते फसल बेचते, अपनी फसल बेच के बाद में पैसा मिल जाता, लेकिन यहाँ पे एक बहुत मिनिमम पीरियड होता है किसी भी क्रॉप को कहीं ना कहीं ग्रो कराने के लिए, और उस क्रॉप को ग्रो करा के उसमें जो है उसको जल्दी से सेल भी करना होता है। तो एक बहुत शॉर्ट या लिमिटेड टाइम पीरियड होता है। तो इस लिमिटेड टाइम पीरियड में लोन को जल्दी से मिल जाना इन फार्मर्स के लिए बहुत बड़ी हेल्प हो जाती है कहीं, तो उस हेल्प को यहाँ पे लोन के फॉर्म में ये लोग अचीव कर सकते हैं। तो फार्मर्स की बहुत ज़्यादा हेल्प ये लोन करते हैं। ठीक है, जो फार्मर्स हैं ये जो है क्रॉप लोन को जब लेते हैं, क्रॉप लोन कहेंगे क्योंकि क्रॉप्स के फॉर्म में कहीं क्रॉप के लिए ही लोन दिया जा रहा है, तो ये क्रॉप लोन्स कहलाते हैं। ठीक है, सीजन के बिगनिंग में ले लेते हैं ये लोग, बिगनिंग जब होती है सीजन की, और जब इसको वापस करना होता है तो ये हार्वेस्ट के समय में इसको वापस कर देते हैं। मान लिया कि मार्च के समय में कोई फसल उगाई इन्होंने और जून में वो कंप्लीट हो गई, जून में इन्होंने क्या करा, फसल बेच के रीपेमेंट कर दिया लोन का। ठीक है, तो रूरल एरियाज में फार्मर्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। फॉर्मल सोर्सेज ऑफ क्रेडिट, लोन की क्या क्या फॉर्मल सोर्सेज होती हैं, कहाँ कहाँ से लोन आप गेन कर सकते हो, या फॉर्मल सोर्सेज क्या हैं कहीं ना कहीं। ठीक है, तो उन फॉर्मल सोर्सेज की अगर हम लोग बात करें तो फॉर्मल सोर्सेज में कुछ कमर्शियल बैंक्स आ जाते हैं, आपके बैंक्स वगैरह जो भी होते हैं, कमर्शियल बैंक्स, नॉर्मल बैंक्स आपके जो भी होते हैं वो सारे के सारे कमर्शियल बैंक। कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ आ जाती हैं, कुछ कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ अर्बन एरियाज़, रूरल एरियाज़ में बनती हैं फॉर हेल्पिंग दी सोसाइटी। ठीक है, सोसाइटी को हेल्प करने के लिए, वहाँ के लोगों को हेल्प करने के लिए जो बैंक मदद नहीं कर पाते हैं वो कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ मदद करती हैं। तो कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ भी कुछ यहाँ पे बनती हैं, वो कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ की भी हम लोग यहाँ पे बात करते हैं। ठीक है, कुछ आरआरबीज होती हैं, रीजनल रूरल बैंक्स होते हैं हमारे, बेसिकली ये रूरल एरियाज़ के लिए ही काम करते हैं और उनको लोन प्रोवाइड करने के लिए आगे आते हैं। ठीक है, तो आरआरबीज भी जो होते हैं फॉर्मल सेक्टर का ही भाग होते हैं। ठीक, अब इन सारे के सारे कमर्शियल बैंक हो जाएं, कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ हो जाएं, रीजनल रूरल बैंक्स हो जाएं, या कितने भी तरीके के बैंक्स हो जाएं, उन सारे बैंक को सुपरवाइज करने के लिए एक क्या होता है, आरबीआई होता है। आरबीआई खुद डायरेक्ट तो आपको लोन प्रोवाइड नहीं करेगा, लेकिन ऐसे सारे के सारे ऑर्गेनाइजेशंस के ऊपर या इंस्टीट्यूशंस के ऊपर एक कंट्रोल इस्टेब्लिश करके रखता है, जिसके थ्रू आपको लोन कहीं ना कहीं मिल जाता है और लोन देने की आपको यहाँ पे सहूलियत दी जाती है। ठीक है, ये लोग क्या करते हैं, लो रेट ऑफ इंटरेस्ट को कहीं ना कहीं फॉलो करते हैं। जैसे मैंने बताया ना, कमर्शियल बैंक्स जो होते हैं या आपके कोऑपरेटिव बैंक्स जो होते हैं या आपके रीजनल रूरल बैंक्स हो गए, ये सब गवर्नमेंट टाइप के होते हैं, गवर्नमेंट इनको ओन करती है, गवर्नमेंट के अंडर आते हैं। सरकारी बैंक कुछ होते हैं तो इनके ऊपर मैंने बताया था ना, लो इंटरेस्ट ही लगता है, जैसे 6 से 7%। ठीक है, और बहुत ज़्यादा कुछ लोग अगर फैसिलिटीज़ के थ्रू दिए जाते हैं तो ये लोन आपके 3 से 4% पे भी दे दिए जाते हैं। ठीक है, 3 से 4%, 6 से 7% एक बहुत बड़ा रेशियो नहीं होता है, तो उसके बेसिस पे ही लो रेट ऑफ इंटरेस्ट इनके बेसिस पे मिल जाते हैं। तो ये फॉर्मल सोर्सेज हैं कहीं ना कहीं। ठीक, तो ये लोग किसी ना किसी एक पर्टिकुलर प्रोसीजर और एक
कह सकते हैं कुछ रूल्स को इन्होंने रेगुलेशन को डिफाइन किया हुआ है, उसके थ्रू ही लोन लोगों को प्रोवाइड करते हैं। ऐसे सेक्टर्स को क्या कहते हैं, फॉर्मल सोर्सेज ऑफ क्रेडिट कहते हैं हम लोग, ठीक है। ये फॉर्मल सोर्सेज थे। इनफॉर्मल सोर्सेज भी होते हैं क्रेडिट के। इनफॉर्मल सोर्सेज क्या होते हैं, जो सरकारी ना हो, जो सरकार की तरफ से प्रोवाइड ना किए जा रहे हो, कोई और प्रोवाइड कर रहा हो सकता है पर्सनली प्रोवाइड कर रहा हो। जैसे जब हम लोग एग्जाम्पल ले लेते हैं मनी लेंडर्स का, ठीक है, किसी गांव के अंदर फसल को ग्रो कराने के लिए कोई फार्मर जो है उसको इतना अभी नॉलेज नहीं है, एजुकेशन नहीं है उसके पास, कि वो बैंक की तमाम फैसिलिटी जितनी भी कह सकते हैं हम लोग बैंक के अंदर जितने भी आपके वो होती है ना कुछ इस तरीके की बहुत सारी फॉर्मेलिटीज़ होती हैं, ठीक है, वो फॉर्मेलिटीज़ होती हैं या तमाम तरीके के ऐसे वहाँ पे जाके डॉक्यूमेंट्स देने पड़ते हैं। डॉक्यूमेंट्स के बाद में बहुत सारे ऐसे भागना दौड़ना पड़ता है, तो फार्मर्स इस अभी एबल नहीं होते हैं कि वो ये सारे के सारे काम कर पाएँ। तो इसके बदले में वो एक शॉर्टकट ढूंढते हैं, ईजी तरीका ढूंढते हैं। वो ईजी तरीका किस तरीके से जल्दी से लोन हमको मिल जाए और ईजिली लोन मिल जाए, वो होते हैं इनफॉर्मल सेक्टर। इनफॉर्मल सेक्टर में जैसे मनी लैंडर्स, गाँव के बड़े बड़े साहूकार वगैरह जो होते हैं वो किसानों को लोन दे देते हैं कि भाई आप हमसे लोन ले लो, एक समय पूरा होने के बाद में आप हमको लोन वापस कर देना, ठीक है। तो ये होते हैं इनफॉर्मल सोर्सेज ऑफ क्रेडिट, ठीक। तो इनफॉर्मल सोर्सेज में मनी लेंडर्स भी आ गए, ट्रेडर्स तो बड़े बड़े व्यापारी होते हैं, एम्प्लॉयर्स भी होते हैं, या आपके रिलेटिव्स या फ्रेंड्स, कि आप अपने रिलेटिव से कह दो भाई मुझे अभी 10,000 की ज़रूरत है, मुझे दे दे, मैं तो इसको बाद में वापस दे दूंगा, ठीक है। तो इस तरीके रिलेटिव भी होते हैं, फ्रेंड्स भी होते हैं हमारे, जिससे हम लोग ये लोन ले सकते हैं। तो ये पर्सनल टाइप से जब हम लोग उनसे गेन करते हैं तो ये इनफॉर्मल सोर्सेज ऑफ क्रेडिट कहलाता है, ठीक है। तो यहाँ पे इनके लिए किसी भी तरीके का कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं है। वहाँ पे आरबीआई था ना जो सबको ऑर्गेनाइज कर रहा था, यहाँ पे कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं है। यहाँ ट्रस्ट के बेसिस पे, भरोसे के बेसिस पे कहीं ना कहीं लोन दिया जाता है, या कहीं ना कहीं डॉक्यूमेंट्स के बेसिस पे भी दिया जाता है कि हमने क्या करा, एक एफिडेविट लिखवा लिया कि इसने मुझसे इतना इतना रुपया लिया था और इतने समय में ये मुझे वापस करेगा, ठीक है। तो एक एफिडेविट के फॉर्म में भी हम उसको कहीं ना कहीं लिखवा लेते हैं। तो ऑर्गेनाइजेशन की यहाँ पे किसी भी तरीके की ज़रूरत नहीं होती है। यहाँ प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पे हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट लगता है। जिस रेट ऑफ इंटरेस्ट की बात हमने की थी 10 से लेके 15% तक लोग इसके ऊपर इंटरेस्ट लगाते हैं, कि अगर हमने अभी आपको पैसा दिया है कुछ, उसके बदले में आपको 10% या 15% इंटरेस्ट उसके ऊपर बढ़ा के हमको वापस करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट की वजह से भी यहाँ पे प्रॉब्लम हमको देखने को मिलती है, ठीक है। इन्होंने किसी भी तरीके के कोई रूल्स एंड प्रोसीजर को फॉलो नहीं करना है, जाना है, मांगना है, देना है, नहीं देना है, कोई बात नहीं, बस कोई रूल नहीं है, प्रोसीजर नहीं है किसी भी तरीके का इनफॉर्मल सोर्सेज ऑफ क्रेडिट में, ठीक है। तो आई थिंक फॉर्मल सोर्सेज ऑफ क्रेडिट और इनफॉर्मल सोर्सेज ऑफ क्रेडिट में डिफरेंस आपको आसानी से समझ आ गया होगा, ठीक है। इसके बाद चलते हैं सोर्सेज ऑफ क्रेडिट इन रूरल एरियाज। अगर रूरल एरियाज की बात करें हम लोग, तो लोग फॉर्मल और इनफॉर्मल के बेसिस पे किस तरीके से लोन लेते हैं गांवों के अंदर या रूरल एरियाज के अंदर। मनी लेंडर्स पे जैसे मैंने बताया आसानी से लोन मिल जाता है, तो 30% लोग जो है मनी लेंडर्स पे डिपेंडेंट होते हैं, ठीक है। और दूसरे इनफॉर्मल सोर्सेज के ऊपर 18%, मतलब फ्रेंड से ले लिया, रिलेटिव से ले लिया, ये अदर इनफॉर्मल सोर्सेज हो गए, ठीक है। तो अगर इनफॉर्मल सोर्सेज की हम लोग बात करें तो इनफॉर्मल सोर्सेज में हम देख रहे हैं 48% लोग जो हैं जो लोन लेते हैं वो किससे ले रहे हैं, इनफॉर्मल सोर्सेज से लोन लेते हैं। कितने, 48% पीपल जो रूरल एरियाज़ के हैं वो इनफॉर्मल सेक्टर पे डिपेंडेंट होते हैं। कोऑपरेटिव सोसाइटीज से, जो कि आपका एक फॉर्मल सेक्टर है, कोऑपरेटिव सोसाइटी से 27% ही लोन कोऑपरेटिव सोसाइटी से मिलता है। बैंक्स जो होते हैं कुछ प्राइवेट बैंक्स भी होते हैं और कुछ गवर्नमेंट बैंक्स भी होते हैं, ठीक है। लेकिन फॉर्मल सेक्टर होते हैं क्योंकि इनका एक पर्टिकुलर क्या होता है, रूल्स एंड प्रोसीजर्स होते हैं। तो ये लगभग 52% पर जो है यहाँ से लोन लोग लेते हैं। लेकिन ज़्यादातर लोग जो है कहीं ना कहीं ये है इनफॉर्मल सेक्टर पे डिपेंडेंट ही हैं। और इसका लॉस क्या है कि इसके बदले इन लोग को हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट पे करना पड़ता है, और हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट की वजह से लोग काफ़ी नुकसान में भी रहते हैं, ठीक है। तो ये कहीं ना कहीं उधारी को बढ़ाता चला जाता है। तो ज़्यादा डिपेंडेंसी होनी चाहिए फॉर्मल सेक्टर पे, ठीक। क्रेडिट इन अर्बन एरिया, अगर अर्बन एरिया में लोन की बात करें हम लोग तो देखते हैं किसके ऊपर कितने लोग ज़्यादा डिपेंडेंट होते हैं। जो पुअर हैं इंडिया के अंदर, जो अर्बन एरियाज़ है उसमें जो पुअर है वो पुअर 85% डिपेंडेंट किसके ऊपर है, इनफॉर्मल सोर्सेज के ऊपर। क्योंकि पुअर के पास में वो सोर्स नहीं है, वो पावर नहीं है, वो क्षमता, कैपेसिटी नहीं है कि वो जाके बैंक से या गवर्नमेंट सेक्टर से लोन ले पाए। इसलिए वो लोग भी
भी क्या है, एक शॉर्टकट तरीका अपनाते हैं जिससे आसानी से उनको ज़रूरत पे जल्द से जल्द लोन मिल जाए, इनफॉर्मल सोर्सेज से लोन उनको मिल जाए। तो 85% लोग जो हैं टोटल वो अर्बन एरियाज़ में पुअर जो हैं वो किसके ऊपर डिपेंडेंट है, इनफॉर्मल सोर्सेज के ऊपर। सिर्फ 18% पुअर ऐसे हैं भारत के अंदर अर्बन एरियाज में जो बैंक्स या अदर फॉर्मल सोर्सेज के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं। ठीक है, ये जो 85% है ये लगभग 82 से 85% में आप काउंट कर सकते हो, और इसको 15 से 18% में आप काउंट कर सकते हो। ये लगभग इतना वेरिएशन, क्योंकि वेरिएशन रहता है हर साल, एक पर्टिकुलर रेशियो तो नहीं है, थोड़ा बहुत वेरिएशन हर साल रहता है। ठीक है, रिच की बात करें अगर हम लोग, तो रिच जो है 90% से ज़्यादा लोन फॉर्मल सेक्टर से लेते हैं, क्योंकि रिच के पास में भाई वो सोर्स भी है, पैसा भी है, सारे के सारे रिसोर्सेज भी उनके पास में उस तरीके के होते हैं, और उनके लिए इजी एक्सेस होता है बैंक तक जाना और बैंक के एम्प्लॉय से बात करके लोन ले लेना। रिच को वो लोग लोन इसलिए भी दे देते हैं क्योंकि ये लोग सिक्योरिटी अच्छी देते हैं, पता है इनको कि अगर ये पैसा लेके गया तो पैसा लेके हमारा भागेगा नहीं। एक गरीब के पास में पैसा देने के लिए है ही नहीं, तभी तो वो लोन आके ले रहा है। तो जब उसके पास में पैसा देने के लिए नहीं, वो हमारा रीपेमेंट कर पाए ना कर पाए, इस डर से बैंक उनको लोन भी नहीं देते हैं। लेकिन रिच पीपल्स को लोन दे देते हैं क्योंकि उनके पास में एक सिक्योरिटी होती है। बाद में क्या होता है, नीरव मोदी है, नीरव मोदी के बाद में विजय माल्या, ऐसे लोग बन जाते हैं। ठीक, और बैंक बड़े बड़े घाटे में चले जाते हैं। तो इस गलती को कर जाते हैं बैंक कहीं ना कहीं, पुअर को दे दोगे तो कहीं ना कहीं एक उनकी हेल्प तो हो जाती है इस बहाने, और अकाउंटेबिलिटी कुछ तो पैसा वापस कर देंगे। यहाँ तो नीरव मोदी विजय माल्या पूरा ही लेके भाग गए। ठीक है, तो ये नुकसान भी होते हैं, बैंक इस नुकसान को भी उठाते हैं। ठीक है, लेकिन उसके बावजूद भी हम देखते हैं रिच जो है 90% लोन जो है फॉर्मल सेक्टर पे लेते हैं। ठीक है, तो जो फॉर्मल सोर्सेज जो है आपकी बेसिकली बनी किसके लिए, अगर हम लोग देखें तो रिच पीपल के लिए बनी है, जिसके अंदर चेंज होने की ज़रूरत है। ठीक है, वाई आर द बैंक्स नॉट एडवांसिंग लोन टू द पुअर पीपल, पुअर पीपल को लोन क्यों नहीं देते हैं बैंक्स। ठीक है, इसकी बात हम लोग ने करी। पहली बात तो मैंने उसी की बात करी, कोलेटरल सिक्योरिटी, किसी भी तरीके की कोई सिक्योरिटी इनके पास में नहीं होती है, और जब सिक्योरिटी इनके पास में नहीं है तो बैंक डरते हैं कहीं ये पैसा हमारा डूब ना जाए, ख़राब ना हो जाए, इसलिए ये बैंक को पैसा नहीं देते हैं। दूसरी चीज़, बैंक्स जो है अवेलेबल इन रूरल एरिया, रूरल एरियाज़ में कहीं ना कहीं शॉर्टेज है बैंक की अभी भी, बैंक उस अमाउंट में या उस फ्रीक्वेंसी के अकॉर्डिंग वहाँ पे अवेलेबल नहीं है, कम बैंक्स होते हैं रूरल एरियाज़ में, इसलिए उनको कहीं ना कहीं पैसा नहीं मिल पाता है। ठीक है, तीसरी बात यह है, बैंक्स जो है पुअर पीपल को क्रेडिट वर्दी नहीं मानते, भरोसे लायक नहीं मानते हैं। क्रेडिट वर्दी मतलब इनके पास में पैसा नहीं है, या पैसा नहीं है तो ये वापस आगे हमारा पैसा वापस नहीं कर सकते, लोन लेने लायक नहीं मानते हैं बैंक इनको, अगर हम लोग डायरेक्ट शब्दों में इस वर्ड को बोले। ठीक है, तो ये क्रेडिट वर्दी उनको नहीं मानते हैं। ठीक है, चौथी चीज़ ये होती है, जितना भी डॉक्यूमेंटेशन वगैरह होता है या प्रोसीजर या रूल्स जो भी होते हैं, वो पुअर पीपल या रूरल एरियाज़ का जो भी पीपल है वो इसको टफ या हार्ड मानते हैं कहीं ना कहीं इस प्रोसीजर को फॉलो करने में, इसलिए वो थोड़ा बहुत इससे बचते हैं और बचने की कोशिश करते हैं। तो वो डॉक्यूमेंटेशन वाला प्रोसेस उनके लिए टफ हो जाता है, इसलिए वो ऐसे काम नहीं करते, इसलिए उनको ऐसी चीज़ें नहीं मिलती। ठीक है, सेल्फ हेल्प ग्रुप SHGs की अगर जब हम लोग बात करते हैं तो इसकी बात कर लेते हैं। बैंक की बात कर ली हम लोग ने, लोन्स की बात कर ली हम लोग ने, मनी एंड क्रेडिट की तो बात हो चुकी है। मनी एंड क्रेडिट के अंदर एक पार्ट और आता है हमारा सेल्फ हेल्प ग्रुप। अब सेल्फ हेल्प ग्रुप किस तरीके से आपका मनी एंड क्रेडिट के चैप्टर में फिट होता है, उसकी बात अभी आपको समझ में आ जाएगी कि ये सेल्फ हेल्प ग्रुप है क्या। ठीक है, सेल्फ हेल्प ग्रुप की अगर बात करें तो सेल्फ हेल्प ग्रुप की 15 से 20 लोगों का एक मेंबर की कमेटी होती है, जिसके अंदर ज़्यादातर विमेन होती हैं। ऐसा कंपलसरी नहीं है कि सारी की सारी विमेन हो, लेकिन ज़्यादातर इसके अंदर कौन होती है, विमेन ही होती हैं। ठीक है, सारे के सारे मेंबर जो होते हैं कुछ मनी को कॉन्ट्रीब्यूट करते हैं, थोड़ी थोड़ी मनी सब लोग कलेक्ट करते हैं, 15-20 मेंबर हैं, थोड़ा थोड़ा पैसा कलेक्ट करेंगे, और पैसा कलेक्ट करके क्या करते हैं, अपना एक पूरा का पूरा पैसा अपने पास में स्टोर करके रख लेते हैं। ये 15 के 20 मेंबर, एक मेंबर कोई भी सारा पैसा कलेक्ट करके अपने पास में रख लेगा। ठीक है, जब ज़रूरत पड़ती है इन मेंबर्स को तो ये स्मॉल अमाउंट का जो लोन होता है कहीं ना कहीं वो लोन ले लेते हैं कि 15 से 20 मेंबर जो भी हैं, अगर उनमें से किसी भी एक के घर में शादी ब्याह हो जाए या अर्जेंट हेल्थ इश्यूज़ हो जाए, कुछ हॉस्पिटल में खर्चे हो जाए, तो ऐसे जब भी नीड अगर किसी भी तरीके की पड़ जाए तो उस नीड के बेसिस पे क्या होता है, ये लोग कहीं ना कहीं जो होता है सेल्फ हेल्प ग्रुप क्या करते हैं, यहाँ पे वो लोन प्रोवाइड कर देते हैं। तो सेल्फ हेल्प ग्रुप का काम क्या होता है, सेल्फ हेल्प ग्रुप का काम यही होता है कि वो एक कमेटी बनाते हैं पूरी की पूरी, और उस कमेटी के बेसिस पे क्या करा जाता है, उस कमेटी के बेसिस पे उनको लोन प्रोवाइड हो जाते हैं। अब जो लोन प्रोवाइड होता है, ये लोग अपने ग्रुप के लोगों को जब लोन देते हैं तो उसके ऊपर इंटरेस्ट भी डाउन लगाएंगे, तो इंटरेस्ट जो होता है यहाँ पे लो होता है। ठीक है, ये मेंबर ही डिसाइड
डिसाइड करते हैं कि कितना इंटरेस्ट हम आपसे लेंगे, क्योंकि आप जब इसको पैसे को हमारे वापस करोगे। ठीक है, तो ये इनके लिए ईजी हो जाता है। एक अपना ग्रुप क्रिएट कराओ, ग्रुप क्रिएट करने के बाद में हमको जब ज़रूरत पड़ी हमने उसी में से लोन प्रोवाइड कर दिया लोगों को। ठीक है, तो इसकी बात हम लोग कर ही क्यों रहे हैं यहाँ पे। ठीक, 2 साल के बाद में जब इनको 2 साल पूरा कंप्लीट हो जाता है सेल्फ हेल्प ग्रुप को वर्क करते हुए, तो इनको लोन कौन देना शुरू कर देते हैं, बैंक लोन देना शुरू कर देते हैं। ठीक है, बैंक इनको लोन देना शुरू कर देते हैं। सेल्फ हेल्प ग्रुप का जैसे ही 2 इयर्स का पीरियड कंप्लीट होता है, 2 साल का पीरियड कंप्लीट होते ही इनको बैंक जो होते हैं वो लोन प्रोवाइड करना शुरू कर देते हैं। तो जब बैंक लोन प्रोवाइड करना शुरू कर देंगे तो फिर उसके बाद में सेल्फ हेल्प ग्रुप क्या बन जाएगा, एक कहीं ना कहीं एक फॉर्मल टाइप का कहीं ना कहीं एक सोर्स बन जाएगा जिससे लोगों को लोन मिल सकता है। तो ये ज़्यादातर हम लोग रूरल एरियाज़ के अंदर देखते हैं, सेल्फ हेल्प ग्रुप बनते हैं और वहाँ से लोग लोन प्रोवाइड करते हैं। ये 15 के 20 मेंबर लोग लोन ले सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो इनको लोन मिल किस लिए रहा है, इनको क्या नीड पड़ रही है, किस लिए इनको लोन मिलता है, इनके कुछ काम होते हैं। इंपॉर्टेंस ऑफ एसएचजीज की अगर हम लोग बात करें तो इसके कुछ इंपॉर्टेंस की अगर हम लोग बात करें तो पहली तो चीज़ ये, मेंबर्स कैन गेट लोन्स एट लो रेट ऑफ इंटरेस्ट। लो रेट ऑफ इंटरेस्ट पे एसएचजी के जो लोग भी मेंबर हैं उनको यहाँ पे लोन मिल सकता है। ठीक है, ये लोग क्या कर सकते हैं, एनकरेज करते हैं अपने ही मेंबर्स को कि वो लोग सेल्फ एम्प्लॉयमेंट या स्वरोजगार या सेल्फ एम्प्लॉयमेंट जिसको कहते हैं खुद जनरेट कर सके, खुद यहाँ पे कहीं ना कहीं उसके ऊपर काम कर सके। ठीक है, मेंबर कैन डिस्कस एंड एक्ट ऑन मैनी सोशल इशूज़। ये मेंबर्स जो होते हैं इस कमेटी के जितने भी होते हैं सेल्फ हेल्प ग्रुप के, वो लोग बहुत सारे कहीं ना कहीं इश्यूज़ के ऊपर भी काम करते हैं। जैसे कुछ हेल्थ के इश्यूज़ हो गए, अगर कहीं पे किसी को हॉस्पिटलाइज कराना है, कुछ हेल्थ इशू हो गए, किसी को वैक्सीनेशन कराना है, ठीक है, किसी के पोलियो के लिए काम करना, तो इस सब के लिए गवर्नमेंट कहीं ना कहीं हायर करती है सेल्फ हेल्प ग्रुप को कि आप ये अभियान चलाइए पूरे के पूरे रूरल एरियाज़ के अंदर अपने, और इससे लोगों को जागरूक कीजिए, इसके लिए हम आपको लोन प्रोवाइड करेंगे। तो ये हेल्थ इश्यूज़ को दूर करते हैं, न्यूट्रिशन वैल्यूज़ लोगों की बढ़ाते हैं, डोमेस्टिक वायलेंस जो कि वीमेन के अगेंस्ट में होता रहता है या जो भी ऐसी चीज़ें होती रहती है उसके अगेंस्ट में भी ये लोग काम करते रहते हैं। ठीक है, तो ये सेल्फ हेल्प ग्रुप का यहाँ पे वर्क होता है कहीं ना कहीं इन चीज़ों को यहाँ पे काम करना है इनके लिए, किन के लिए, हेल्थ के लिए, न्यूट्रिशन वैल्यूज़ के लिए या डोमेस्टिक वायलेंस, और ऐसे तमाम वर्क हैं। कोई भी ऐसा क्राइटेरिया डिसाइड नहीं है कि सेल्फ हेल्प ग्रुप पार्टिकुलर इन्हीं चीज़ों के लिए काम करेगा। सेल्फ हेल्प ग्रुप को जिस चीज़ की नीड लगेगी, जिस चीज़ में प्रॉब्लम लगेगी उसके लिए काम कर सकता है। कहीं पे अगर स्कूल बनाना है, एजुकेशन की अगर कहीं बात आ जाती है तो एजुकेशन के लिए भी काम करता है, गवर्नमेंट उसको लोन प्रोवाइड करती है और वो कहीं ना कहीं उसके थ्रू कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत लोगों को एजुकेशन के लिए भी काम करते हैं। ठीक है, बैंक्स विल गिव लोन टू एसएचजीज विदाउट एनी कोलेट्रल। बैंक इनको लोन प्रोवाइड करते हैं बिना किसी कोलेट्रल सिक्योरिटी के। उन्हें कोई कोलेट्रल सिक्योरिटी नहीं चाहिए होती है, क्योंकि सेल्फ हेल्प ग्रुप एक पर्टिकुलर फॉर्म बन जाते हैं कहीं ना कहीं गवर्नमेंट के सिक्योरिटी का, गवर्नमेंट के बिलीव का, गवर्नमेंट उनके ऊपर ट्रस्ट करती है। तो ये एक ट्रस्ट ग्रुप है जिसके थ्रू बैंक इनको आसानी से प्रोवाइड कर देते हैं लोन। ठीक है, तो सेल्फ हेल्प ग्रुप की यहाँ पे हम लोग ने बात करी है पूरी तरीके से। और सेल्फ हेल्प ग्रुप को अगर आप लोग देखें एक बार में, फिर से एक बार इश्यूज देख लीजिएगा कि सेल्फ हेल्प ग्रुप का काम क्या होता है। सेल्फ हेल्प ग्रुप 15 से 20 मेंबर की एक कमेटी होती है जिसके अंदर ज़्यादातर विमेन होती हैं, और क्योंकि मेल वगैरह जो होते हैं वो अपने एक्सटर्नल वर्क्स वगैरह के अंदर इन्वॉल्व रहते हैं, तो ज़्यादातर कौन होती हैं, विमेन होती हैं। और विमेन के अलावा जो लोग भी इसमें चाहें पार्टिसिपेट कर सकते हैं, मेंबर बन सकते हैं, किसी को भी किसी तरीके की रोक नहीं है। ठीक है, इनको जो होता है हर मेंबर 15 से 20 मेंबर, अगर 20 मेंबर की भी कमेटी बनी, वो 20 मेंबर की कमेटी अपना थोड़ा पैसा अमाउंट जो है इसके अंदर सबमिट करना शुरू कर देते हैं। ठीक है, जब उनको नीड होती है उसमें से किसी भी एक मेंबर को, तो वो क्या कर सकता है, उस मनी को कलेक्ट कर सकता है, उस मनी को वहाँ से गेन कर सकता है, उस मनी को वहाँ से रिसीव कर सकता है। ठीक है, और वो रिसीव करने के बाद में थोड़े समय बाद, जब भी समय उसका टाइम पीरियड पूरा हो, तो उसको वापस कर सकते हैं, रिटर्न कर सकते हैं। ठीक है, तो रिटर्न करने के लिए कंडीशन क्या है, रिटर्न करने के लिए आपको एक टाइम पीरियड दिया जाएगा और आपके ऊपर इसमें फ़ायदा ये हो जाता है कि इंटरेस्ट आपके ऊपर कम लगाया जाता है, लो इंटरेस्ट रेट आपके ऊपर लगाया जाता है। तो जब लो इंटरेस्ट रेट रखता है तो लोग इसके अंदर लोन भी लेते हैं। जब इसका एक प्रोसेस ये भी होता है कि जब 2 साल कंप्लीट हो जाते हैं, 2 इयर्स जब इसके अंदर कंप्लीट हो जाते हैं, उन 2 साल के पूरे होने के बाद में बैंक क्या करते हैं, लोन देना प्रोवाइड करना शुरू कर देते हैं। लोन प्रोवाइड
प्रोवाइड करना शुरू कर देते हैं बैंक्स इन लोगों को कि आप लोग लोन्स ले सकते हैं आके। किसके लिए लोन ले सकते हैं? वो ले सकते हैं लोन हेल्थ के लिए, न्यूट्रिशन के लिए, डोमेस्टिक वायलेंस पे वर्क करने के लिए, या एजुकेशन के लिए, या वैक्सीनेशन के लिए, या तमाम ऐसे और भी एग्जाम्पल हैं जो इसके अंदर हम लोग लिख सकते हैं। तो इन सारी चीज़ों के लिए जो भी बैंक्स होते हैं वो यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे लोन देना इन लोगों को शुरू कर देते हैं, लोन प्रोवाइड करना शुरू कर देते हैं। और जब इनको लोन प्रोवाइड होना शुरू हो जाता है, लोन मिलना शुरू हो जाता है, तो उसी लोन से ये जितने भी वर्क होते हैं वो सारे के सारे वर्क करना शुरू कर देते हैं। तो जितना भी रूरल एरियाज़ के अंदर हम लोग अपलिफ्टमेंट देखते हैं, जो ग्रोथ देखते हैं, उसके अंदर एक बहुत बड़ा रोल किसका होता है? सेल्फ हेल्प ग्रुप का बहुत बड़ा यहाँ पे रोल होता है। ठीक है, तो एसएचजीज बहुत बड़ा रोल यहाँ पे प्ले करते हैं। तो सेल्फ हेल्प ग्रुप का यहाँ पे बहुत बड़ा रोल हमको देखने को मिलता है। सेल्फ हेल्प ग्रुप क्या कर सकते हैं? किसी भी रूरल एरियाज़ के अंदर बहुत ही अच्छे लेवल पे वहाँ के रूरल एरिया को ग्रो करा सकते हैं, डेवलपमेंट में उनके साथ दे सकते हैं। और इकोनॉमिक ग्रोथ नहीं, इकोनॉमिक डेवलपमेंट में साथ देख सकते हैं। इकोनॉमिक ग्रोथ में तो सिर्फ प्रोडक्शन बढ़ाना होता है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट में प्रोडक्शन के साथ साथ में सोशल वेलफेयर की भी बात की जाती है। तो सोशल वेलफेयर और डेवलपमेंट को भी साथ में यहाँ पे किया जाता है। तो सेल्फ हेल्प ग्रुप का काम क्या है? सिर्फ और सिर्फ वर्क को या वर्क एथिक्स को बरकरार रखना अपने रूरल एरियाज़ के अंदर। तो ये सेल्फ हेल्प ग्रुप का यहाँ पे काम होता है। तो सेल्फ हेल्प ग्रुप के अंदर हम लोग को यही डिस्कस करना था सारा का सारा कि एम्प्लॉयमेंट जनरेट भी करने का काम ये लोग करते हैं सेल्फ हेल्प ग्रुप। अगर सेल्फ हेल्प ग्रुप को इन फ्यूचर प्रमोट किया जाता है तो सेल्फ हेल्प ग्रुप क्या कर सकते हैं? एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट कर सकते हैं, पॉवर्टी भी रिड्यूस कर सकते हैं, और इनइक्वालिटी, असमानता, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिनको कहीं ना कहीं यहाँ पे रिमूव किया जा सकता है। तो इंपॉर्टेंस ऑफ सेल्फ हेल्प ग्रुप बहुत है आपके लिए। बैंक भी देखिए इन लोग को विदाउट एनी कोलेट्रल या विदाउट एनी सिक्योरिटी इनको लोन प्रोवाइड कर देते हैं। किसकी ऑथेंटिसिटी पे? गवर्नमेंट की ऑथेंटिसिटी पे कहीं ना कहीं इनको लोन यहाँ पे मिल जाता है। ठीक है, तो सेल्फ हेल्प ग्रुप का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हम लोग ने आज के क्लास के अंदर क्या क्या डिस्कस कर लिया? हमने आज के क्लास के अंदर मनी एंड क्रेडिट का जो चैप्टर डिस्कस किया, उसके अंदर मनी का फॉर्म समझा हमने, फॉर्म्स ऑफ मनी क्या होती है, मनी क्या होती है, बार्टर सिस्टम के बारे में हम लोग ने डिस्कस किया। बार्टर सिस्टम के बाद में एक्सचेंज ऑफ मनी के तमाम तरीके हम लोगों ने देखे। उसके बाद में हम लोग ने क्या पढ़ा? क्रेडिट, लोन्स किन लोगों को मिल सकता है, किन लोगों को नहीं मिल सकता, ज़्यादा फॉर्मल सेक्टर को मिलता है, इनफॉर्मल सेक्टर को मिलता है, इन सब की भी बातें हम लोग ने करी। और हम लोग ने ये भी देखा रिच और पुअर के बेसिस पे किन को ज़्यादा लोन मिलता है, किन को कम मिलता है, फॉर्मल से किसको मिलता है, इनफॉर्मल से किसको मिलता है। ये तमाम तरीके के हम लोग ने क्रेडिट को भी पढ़ लिया यहाँ पे। मनी एंड क्रेडिट के बाद में हम लोग सेल्फ हेल्प ग्रुप के अंदर आए, क्योंकि सेल्फ हेल्प ग्रुप भी इसका एक ही तरीके का इसका भी पार्ट होता है। तो सेल्फ हेल्प ग्रुप के अंदर भी हम लोग ने इन सारी चीज़ों को यहाँ पर डिस्कस कर लिया, पढ़ लिया। तो सेल्फ हेल्प ग्रुप के अंदर आपको ये सारी की सारी चीज़ें पढ़नी थी। तो सेल्फ हेल्प ग्रुप, मनी एंड क्रेडिट, इन सारी की सारी जितनी भी चीज़ें हैं इनको आप लोग बहुत अच्छे से और बहुत स्पीड में रिवाइज करते चलिएगा, क्योंकि डेवलपमेंट सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी, मनी एंड क्रेडिट, ये चैप्टर कुछ ऐसे हैं जो बहुत स्कोरिंग चैप्टर्स हैं आपके लिए और बहुत स्कोर कराने में आपके एग्जाम में बहुत हेल्पफुल होंगे। तो इन चैप्टर के बाद में, मनी एंड क्रेडिट के बाद में, थोड़ा सा हम लोग ग्लोबलाइजेशन की तरफ में चलेंगे। ग्लोबलाइजेशन की बात करेंगे हम लोग। ग्लोबलाइजेशन के चैप्टर के बाद में अगला चैप्टर जो हम लोग को डिस्कस करना है, कंज्यूमर राइट। ग्लोबलाइजेशन और कंज्यूमर राइट्स वगैरह डिस्कस करके जो है हम लोग का पार्ट ऑफ द सिलेबस, जितना भी सिलेबस का जो भी पोर्शन है वो पोर्शन हमारा यहाँ पे खत्म हो जाएगा, फिनिश हो जाएगा। इकोनॉमी आपकी यहाँ पे इस तरीके से फिनिश हो जाएगी। ठीक है, तो सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच।